हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। हम लोग आते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस। सेट ऑफ गाइडलाइंस मतलब कि एक ग्रुप ऑफ गाइडलाइंस, कई गाइडलाइंस इसमें रहते हैं। गाइडलाइंस मींस जस्ट लाइक आप लोगों ने लास्ट में बताया था कि कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस जो होते हैं इसमें, कि जो इन प्रैक्टिकल लाइफ से हम लोग चीज निकाले जाते हैं, वही रूल एंड रेगुलेशंस के यहाँ एक सेट की बात करते हैं जो जनरली सभी जगह में एक्सेप्टेबल होते हैं। उसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और उसको हम लोग क्या करते हैं, दैट आर फॉलोड फॉर द प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने और उसको प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए ही हम लोग उस सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जैसे जस्ट लाइक आपको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन के लिए दो होते हैं, पहला हमारा होता है SLM, दूसरा हमारा होता है WDV। इन दोनों मेथड कोई भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसे मेरे पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अलग मेथड होते हैं, फिर हमारा कास्ट का अलग हमने आपको दिखाया था, फिर एसेट्स स्टॉक के लिए वैल्यूएशन के लिए मैंने वो बताया था। तो ये सारे मेथड जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े कि कितने दिन में प्रॉफिट होते हैं, किसको हम लोग मैचिंग कर सकते, कौन से रेवेन्यू के इसमें दिखा, इस ईयर में इनकम दिखाते हैं, कौन सा नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम होता है, जो इनकम नहीं मिला उसका क्या होता है ट्रीटमेंट। मीन्स इसमें काफी हर चीज का एक रूल और रेगुलेशन होता है। और उन सारे रूल और रेगुलेशंस को जब हम लोग एक बार कंपाइल कर देते हैं और मतलब एक ग्रुप में एक साथ ही किसी चीज को हम लोग तैयार करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या। और वो सारी चीजें हर पर्सन, हर कंट्री का हर पर्सन, हर कंपनी उस चीज को क्या करता है, एक्सेप्ट करने के लिए एग्री होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। दैट इज क्लियर। अब हमारा पॉइंट आता बेटा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो हमने वर्ड बताया आपको कि एक तरीके से गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस किससे रिलेटेड होता है, इसमें आपको मैंने बताया रूल एंड प्रोसीजर फॉर द किस पर्पज, रिकॉग्नाइजेशन के लिए। रिकॉग्नाइजेशन की वो हमारा इकोनॉमिक पर्पज से रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। दूसरी चीज पॉइंट हमको ये करने की बात है कि उसका हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट का रिकॉग्नाइज करना ये है, पहली बात हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इन मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं। हम लोग पहला बात तो यही रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा इवेंट ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स का है, कौन सा क्या मॉनेटरी टर्म्स का नहीं। और फिर दूसरा चीज हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि उस हमारे यहाँ पे जो रूलिंग करेंसी होगी कंट्री की, उस रूलिंग करेंसी को में हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में का मेजरमेंट भी करते हैं, उसके लिए हमने रूल और रेगुलेशंस को बनाया, कितने पॉइंट तक हम लोग को चीजों को मेजर करना, ये सारी चीजें होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब कि उसका ट्रीटमेंट का मतलब किसको प्रॉफिट एंड लॉस में, किसको रेवेन्यू नेचर का मानना है, किसको हम लोग कैपिटल नेचर का मानना है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं। फिर कि उसका प्रेजेंटेशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है, वो डायरेक्ट नेचर का है, इनडायरेक्ट नेचर का है, वो प्रोडक्ट्स के साथ अटैच है या अटैच नहीं है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ में उसको हम लोग डिस्क्लोज कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे, किस फॉर्म में, एसेट साइड में डिस्क्लोज करेंगे, लायबिलिटी साइड में कौन सा रूल, कहाँ से रेगुलेशन, किस प्रकार का सारा अप्लीकेबल। इन सारी चीजों के लिए जो भी एक सिंपल सा एक वर्ड में अगर कहा जाए इन सभी चीजों के लिए कि रिकॉग्नाइज, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन आप लोग जानते हो, ट्रांजेक्शन इज टू टाइप, एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, एक क्या होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करने का एक हमारा सिंगल ओनली वन मेथड हमको अडॉप्ट किया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, उसी का एक ग्रुप बनाया गया कि हर पर्सन इसी को फॉलो करेगा और जनरली हर लोगों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैंने ये गाइडलाइंस को ही हमने गैप की जो गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइंस को मैंने यहाँ पूरा डिस्क्लोज किया, जो यहाँ हमने वर्ड गाइडलाइंस यूज किया था। अब पॉइंट आता है बेटा कि जो नेचर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नेचर होता है वो क्या होता है बेटा, सिंपल सा बात है। नेचर का मतलब क्या होता है बेटा कि आप जानते हो कि नेचर, जैसे हमारा नेचर गुस्से का है, किसी का नेचर हैप्पीनेस का होता है, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है बेटा इसका भी नेचर होता है। इसका क्या होता है, नेचर का मतलब सिंपल सा जो होता है बेटा कि क्या, देखो दो वर्ड होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग हम अपने चीजों में, अपने स्वभाव में जो चेंजेस लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। हमारा क्या चेंज हुआ, कैरेक्टर चेंज हुआ। जैसे बहुत घूमते फिरते हैं, ठीक है, बट इन फ्यूचर्स में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं, बढ़िया पढ़ाई कर लेते हैं, तो वो नेचर, वो मेरा क्या चेंज हुआ, नेचर जो होता है बाई बर्थ मिलता है बेटा, नेचर जो होता है वो बाई बर्थ मिलता है। बट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर क्या होता है, वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है।
बट हमारा नेचर कैन नॉट बी चेंज। उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी जो होते हैं नेचर, वो क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, कैसे, और यहाँ पे कम से कम जो नेचर बताया गया, नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ शामिल करके बताया गया, बहुत डिफरेंट नहीं किया गया। क्योंकि देखो इसका जो होता है सिंपल सा पहला होता है कि इसको हम लोग बनाए क्या हो गया, ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हमको क्या करने के लिए बेटा, यूनिफॉर्मिलिटी करने के लिए। यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब कि सबकी रिकॉर्डिंग जो वो यूनिफॉर्मली मतलब एक तरीके से दिखाई दे। सब लोग अगर एसेट दिखाई दे रहा तो राइट साइड में दिखाई दे, मतलब कि सबका जो प्रेजेंटेशन हो, जब भी प्रिपरेशन हो, डिस्क्लोजर हो, पहचान, मतलब सबको एक ही रूल और रेगुलेशन को क्या करना बेटा, फॉलो करना होता है। पहला पॉइंट आता है। दूसरा होता है कि हमको क्या करना, ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी ये भी लाना। वो कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, ये तीनों चीज ला देता है। क्योंकि देखो सब लोग एक ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, एक ही तरीके से स्टेप को फॉलो करेंगे, तो उससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि एक लोगों का दूसरे का तरीके से डाटा क्या होगा, मैच करता रहेगा। दूसरी पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि तब ये पता चलेगा कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, कि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, कि उनके बिजनेस का कंसिस्टेंट का रूल को अगर फॉलो करेंगे तो ईयर आफ्टर ईयर उनके डाटा क्या होंगे, सेम नेचर से फॉलो करते रहेंगे, तो उनके बिजनेस का ग्रोथ लेवल भी पता चलता रहेगा। कंपेरेबिलिटी, क्योंकि एक कंपनी का दूसरे कंपनी से डाटा को क्या किया जा सकता है बेटा, कंपेयर भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, टू कीपिंग इन व्यू द बिजनेस इन्वायरमेंट। ये क्या करता है कि ये क्या करता है, व्यू यहाँ पे कीप में रखता है किसको, बिजनेस इन्वायरमेंट को। बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया। और एंड लॉ ऑफ द कंट्री, साथ साथ में दो चीजों पे हमारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है बेटा, वो लॉ ऑफ द कंट्री और बिजनेस इन्वायरमेंट दोनों को देखकर ही बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब कि जो मेरे बिजनेस के यूजर्स होते हैं, वो इंटरनल एक्सटर्नल, उनकी चीजों को, बेनिफिट को देखकर उनका जैसे इन्वायरमेंट में होता है ना कि मेरे इन्वायरमेंट में किसी एसेट्स की लाइफ बहुत कम होती है, किसी इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक चल सकती है। वो क्या होता है, ऑन रोड के बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, वाटर सप्लाई के बेसिस, ये सारी चीजें होती है। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर आपके बिजनेस का जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रिंसिपल्स को बनाते हैं। और साथ ही साथ लॉ ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का क्या लॉ होगा, लॉ के अकॉर्डिंग, ये दोनों चीज। बट एक चीज ध्यान देना बेटा, इन्वायरमेंट के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ का। अगर कभी मैटर कहीं फंस जाए कि लॉ हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ कंपनी लॉ कुछ कर रहा है, बट हमारे यहाँ का इन्वायरमेंटल मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कर रहा है, दोनों चीजें मैटर कभी कभी फंसता है, कभी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट मतलब कि दोनों चीजें, कि लॉ में कुछ लिखा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा गया है, दोनों बातें अलग अलग कह रहे हैं, बट उस कंडीशंस में हम लोग किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तो लॉ ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो मेरे लॉ का, हम लोग उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, न कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। दैट इज क्लियर। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है बेटा, वो एक पॉइंट बाद ध्यान देना, ऐसा क्यों करते हैं बेटा, इसके पीछे का रीजन है, ये मैंडेटरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करना है, उसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी होता है। दूसरा ये क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब समय के साथ में जब इससे अच्छी नई कोई प्रैक्टिस, कोई नई प्रैक्टिस आ जाए, या नई प्रैक्टिस करके नई टेक्नोलॉजी या नए तरीके से कोई चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका सीख लेते हैं, तो हम लोग उस कंडीशन उसको फॉलो करने लगते हैं। ये नहीं कि लॉ, और लॉ में क्या होता है, जो एक बार लिख दिया गया होगा रूल और रेगुलेशंस लॉ में, तो वही हमारा एक कंटिन्यूटी जब तक लॉ में अमेंडमेंट न कर दिया जाए। और लॉ को अमेंडमेंट करने के लिए आप लोग जानते हो कि उसके लिए लोअर सेक्शन, हमारे यहाँ पे काफी समय लॉ में चेंजेस करने के लिए अमेंडमेंट लाया जाता है, अमेंडमेंट करके लाया जाता है। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारे यहाँ पे, उसको क्या कहता है, उसके अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट वो कौन कहता है, ICAI। क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाता है, ICAI बनाती है, और ICAI ही हमें क्या कर सकती है, उसमें चेंजेस, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, टाइम टू टाइम समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता था। पहले प्रिंसिपल था, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, बट दिस समय आप लोग दिस टाइम आप लोग जान रहे हो क्या आ गया है कि इंड AS। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे यूनिफॉर्मिलिटी हमको लाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था, अपने पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मिलिटी लाता था, और इंड AS से क्या हो गया कि ग्लोबल लेवल पे मुझे अभी यूनिफॉर्मिलिटी क्यों करना है, क्योंकि हमारा मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन लेवल की बात कर रहे हैं। तो हमारा हमारा AS वही था। AS में हमने क्या IFRS के लाइनों को भी कंपाइल कर दिया, और उसमें हमने क्या कर दिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंजेस कर लिया, उसके लाइंस को भी मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा क्या बना था, इंड AS। तो वैसे ही बेटा कि इसमें मैंने चेंज किया, फ्लेक्सिबल किया ना, कि AS को मैंने फ्लेक्सिबल इसको हमने क्या फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो नेचर है फ्लेक्सिबल मींस टाइम टू टाइम, ये डायनेमिक नेचर का होता है, ये स्टैटिक्स नहीं होता, ये समय के अनुसार जब नए प्रैक्टिस, नए टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस से कोई नई टेक्निक निकल के आते हैं, तो उस टेक्निक को भी क्या करता है, एडॉप्ट करता है। यही इसका इस टाइप का नेचर होता है, और इसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है।
हर पर्सन को फॉलो करना मैंडेटरी है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अभी जैसे शेयर्स आए तो किसके ऊपर मैंडेटरी है। फेज 2 में मैंने बताया था केवल अनलिस्टेड जो कंपनियां हैं जिसके टोटल नेटवर्थ 250 करोड़ से बिलो होंगी, उन्हीं कंपनी को छोड़कर सारे ऊपर ही क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे ही बताया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केवल बिलो वाले पे ही अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी थी कि मीनिंग हो गया, फिर हमारा यहाँ पे नेचर हो गया। अब हम थोड़ा सा पॉइंट पाते हैं बेटा यूटिलिटी और इसके लिमिटेशन का। यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब ही जानते हो कि आप लोगों के लिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो। यूटिलिटी का मतलब कि यूजेस, एक तरीके से हम लोग बोले तो यूज कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगर हम लोग कोई डाटा को बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसका यूज एक तरीके से हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इससे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लीकेबल करने से हमारा जो डाटा था अकाउंटिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल, उसका हमें कहाँ यूजफुल ज्यादा हुआ। हम लोग यहाँ पे हुई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हमारे लिए इतना यूजफुल क्यों हुआ, क्योंकि जो हम लोग अकाउंटिंग डाटा थे, फाइनेंशियल डाटा थे, उस डाटाओं का अच्छे तरीके से यूज करने कई लोगों को इसका बेनिफिट मिला। एक तरीके से बेनिफिट का है यूटिलिटी या इसका यूजेस का है, उसकी बात हम लोग करते हैं कि हमें इसका बेनिफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने का हमें बेनिफिट क्या हुआ किसी पर्टिकुलर पर्सन को। पहला है प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर। इससे क्या होगा कि नॉर्म्स का मतलब कहता है एक तरीके से रूल और रेगुलेशन हमको लिया गया, गाइडलाइंस को दिया गया कि हर पर्सन, एक नॉर्म्स का मतलब एक तरीके से ये उसके द्वारा कंपाइल किया गया कि इसी रूल और रेगुलेशन के तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसी को बेस मानकर आप क्या बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। सारे लोग जितने भी हैं, क्योंकि इसका यही बेनिफिट हुआ कि सब लोग एक तरीके से एक फॉर्मेट गिवन कर दिया गया, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करके हम लोग अक्सर क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे और तैयार करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब कि ये मुझे ये बताता है, सिंपल सा बात है यूनिफॉर्मिलिटी की, जो भी चीजें यूनिफॉर्मिलिटी होने की वजह से कि जो हमारा किस चीज का यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है उसकी यूनिफॉर्मिलिटी मतलब कि एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना कि सबको समान आ जाएगा। सबकी कंपनी, एक कंपनी का अगर यहाँ एसेट्स शो किया गया, एसेट्स सभी जगह कंपनी का, वहां पे एसेट्स को ही हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। मीन्स उस हर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेगा उसका कोई ना कोई मीनिंगफुल, मीन्स उसका जो डाटा बना रहेगा उस डाटा का कोई ना कोई मतलब निकलेगा, वो मीनिंगफुल डेफिनेशन निकल के आएगा। और क्योंकि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम लोग बना रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब निकलेगा। हर उसका जो यूजर होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर ऑफ द कंपनी से रिलेटेड, या जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो पढ़ रहा होगा, रीड कर रहा होगा, उसका कोई ना कोई मीनिंग जान पाएगा। मीनिंग उसका कोई ना कोई रिलेशंस निकलता है, और क्योंकि सबका जब एक ही तरीके से बना हुआ रहेगा, क्योंकि सब में उसका डिस्क्लोज किया गया कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सबकी डाटा जो होगी, हर एक कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे लिस्टेड और अनलिस्टेड, सबके क्या होता है, यूनिफॉर्मिलिटी आएगी। यूनिफॉर्मिलिटी मतलब सबका एक समान दिखाई देगा। फिर क्रिएट द कॉन्फिडेंस। जब सबका एक तरीके से रहेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, बिल्डअप होता है आपका कॉन्फिडेंस। आप क्या होता है और एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से सभी लोगों के डाटाओं पे, कंपनी पे बिलीव कर सकते हो। पब्लिक भी बिलीव कर सकती है, कस्टमर भी बिलीव कर सकता है, सप्लायर भी बिलीव कर सकता है कि मतलब वह अपने से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड इन द सेंस का मतलब अकाउंटिंग रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन को क्या किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया है, उसको रीड करने की एबिलिटी सबके पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक सब में यूनिफॉर्मिलिटी होगी तो सबके अंदर रीड करने की एबिलिटी भी आ जाएगी, रीडिंग एबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कौन करेगा, उससे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कौन, एमंग द यूजर, सारे यूजर्स कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यहाँ एसेट्स कहा गया और ऐसे प्रेजेंट किया गया, इसका इन द सेंस मतलब यही निकला। और उसका कुछ भी वो इसके बैकग्राउंड में छिपाए नहीं, और नीचे डिस्क्लोज में जानते हो नोट में बताया गया होता किस रूल्स को फॉलो किए हैं, किस कंसेप्ट को फॉलो किया, उनको डिस्क्लोज करना भी कंपल्सरी होता है। तो वो अपने से कंपनी से रिलेटेड सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, और सब एक ही प्रकार से डिस्क्लोज करते हैं। इसका फायदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से मुझे ये मिला। नेक्स्ट बेनिफिट हमें जो मिला वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प द ऑडिटर। ऑडिटर को भी क्या हो गया, ऑडिटिंग करने के लिए, ऑडिटर मीन्स कौन होता है बेटा, जो किसी चीज को, आपके बिजनेस को क्या करता है, चेक करने वाला होगा। एक चेकर का बोला जाता है। ऑडिटिंग मीन्स जांच करने वाला आपके बिजनेस को जो आता है कि आपका बिजनेस के द्वारा सारे रूल रेगुलेशन, जो नॉर्म्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहेंगे उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो
ऑडिटर आता है तो जब आप सबके बिजनेस में अगर हो जाएगा और सबके रिकॉर्ड करने का मेथड अलग अलग रहेगा बेटा, तो क्या वो रिकॉर्डिंग कर पाएगा? जैसे क्लास में मैं अगर आपको नोट्स लिखवाऊं और सारे बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग लिख के ले आए, तो उस कंडीशंस में जब मैं चेक करूंगा कॉपी को, मैं कॉपी को क्या करूंगा, चेक करूंगा, तो क्या आपको सबकी आंसर या तो हम बढ़िया से पढ़ेंगे और सब में हो सकता है सारे आंसर मेरे दिमाग में ना हो, सारे आंसर आपने आंसर सही लिखा लेकिन सारे आंसर मेरे माइंड में ना हो, तो मैं आपके आंसर को क्या करूंगा, कट कर दूंगा। कट कर दूंगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप जो कि आपने उससे बेस्ट आंसर लिखा हो लेकिन हो सकता है मुझे ना मालूम हो, उस कंडीशन में एक और तरीका है बेटा, जैसे जस्ट लाइक आप बोर्ड के एग्जाम देते हो बेटा, तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही सारे टीचर्स को सब कुछ का आंसर नहीं मालूम होता, तो बोर्ड के द्वारा एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है कॉपी चेकर को। ऑडिटर मीन्स क्या होता है, एक तरीके से बिजनेस का चेक करने वाला चेकर होता है, वैसे जैसे कॉपी चेकर को एक फॉर्मेट दिया गया कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, बच्चे ने ये वर्ड लिखा है तो उसको मार्क्स दिया जाना चाहिए। वैसे ही जब आप अपने यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे अपनी कंपनी का, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाओगे कंपनी का, उस सभी जगह पे जैसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए गए रूल रेगुलेशन उन सबको आप फॉलो करोगे, ऑडिटर आएगा उसी फ्रेमवर्क में उसको क्या करेगा बेटा, चेक करेगा और आपका अगर सही पाया गया तो उसको ऑडिट करके जांच करके ओके करके जाता, अदरवाइज वो आपको फिर से कहेगा ऐसे मेंटेन करिए, इस तरीके से मेंटेन करिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन देता है। आपको अगर उस तरीके से मेंटेन नहीं करो तो आपको पेनाल्टी फाइन्स वगैरह भी चार्ज किए जाते हैं कंपनी के एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो वो सब कैसे होते हैं, उस पर डिले होता है, ये सारी चीजें प्रोसेसिंग अब वो कौन बताता है, ऑडिटर ही बताता है। और आपका यूनिफॉर्मिटी फॉर्म में होगा तो इजी हो जाएगा, उसको आया वो भी फटाफट चेक करके चला गया और आप उसके अकॉर्डिंग ये चीजों को मैटर को आप लिखिए, क्योंकि बिजनेस तो सब वैसे ही करता, बट रिकॉर्डिंग के मेथड को भी क्या किया गया, एक फॉर्म में लाने के लिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है बेटा लिमिटेशन ऑफ अकाउंट। देखो सबके कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, बाउंड्री है, और एक तरीके से कहा जाए कि एक यहाँ पे एक बाउंड्री है, यहाँ पे इसके ड्रॉबैक नहीं बोल सकते बेटा, कि इसकी एक अगर बोला जाए तो हल्का सा बोल भी सकते हो कि ड्रॉबैक है। लिमिटेशन एक बाउंड्री कही गई है। एक इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि देखो ये क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इसका लिमिटेशन ये है, इसकी एक जो बाउंड्री का एक जो ड्रॉबैक है, जो इसकी सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है वो यही है कि ये मैन मेड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं से आता नहीं, ये मैन मेड होता है। मैन मेड होने का मतलब कि ये किसी लेबोरेटरी में इसका टेस्ट नहीं होता, ये वेरीफाइबल नहीं होता कि ऑलवेज हर समय ये ट्रूथ ही पाया जाएगा। हो सकता है किसी केस में आगे चलकर ये फिर क्या हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे ये रॉन्ग प्रूफ होने लगे। तो इसीलिए कहा गया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो मैन मेड है और इसकी ये वीक पॉइंट है, इसकी कमजोरी है कि हर सिचुएशन में ये ट्रूथ हो सकता न पाया जाए, कहीं कहीं पे ये रॉन्ग पाया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन ऑलवेज 100% राइट नहीं होते। इसको कहीं भी किसी लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह में करके वेरीफाई नहीं किया गया, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आता है, लेकिन एक्सपीरियंस ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि प्रिंसिपल आते हैं उसी में से जो प्रैक्टिस, और कहां से आता है, प्रैक्टिस जब आप करते हो काफी कॉन्फिडेंस के साथ ही चीजों को कहते हो कि इस चीज को करने का कोई टेक्निक होता है, तो वही मेरा क्या बन जाता है, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को जो उसी को अप्लीकेबल कर देता है बाई लॉ के द्वारा, तो उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और प्रिंसिपल के ग्रुप को हम लोग इसके नाम जानते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। और ये तो कोई ना कोई मैन ही बनाया है, पहला पॉइंट। दूसरा होता है यह बेस्ड किस पे होता है, बिजनेस के एनवायरमेंट पे, बिजनेस के एनवायरमेंट पे और लॉ ऑफ द कंट्री। अब लॉ हमारे कंट्री की बहुत पहले बनी होती है, लॉ हमारे कंट्री की आज नहीं बनी हुई। जैसे आज आप बिजनेस का फ्रेमवर्क आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, बट ये तो लॉ बहुत पुरानी समय बनी है। उस लॉ में भी तो वर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आए होंगे, क्योंकि लॉ भी जो होता है, लॉ मेकर कौन होता है, वो भी हमारा कोई वेरीफाइबल होता नहीं है। तो इसीलिए इसकी एक लिमिटेशन, एक इसके ड्रॉबैक है इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, यही ड्रॉबैक है कि ये मैन मेड है। दूसरा ये एनवायरमेंट और लॉ पे ऑफ कंट्री में क्या होता है, बेस्ट होता है। इसके यही दो ड्रॉबैक है और इसमें 100% डाटा इंश्योरिटी को कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग इसको भी तरीके से टेक्निक से इसको क्या करते हैं, चोरी करते हैं। इसमें भी डाटाओं को लोग चुरा लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, वो यहाँ पे लिमिटेशन मतलब कहा जाए तो उनकी वीकनेस को पता लगाता है। कौन, जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस का पार्टीज होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसकी वीकनेस की, उसकी वीक पॉइंट यहाँ लिमिटेशन है, उसके कमजोरियों को पता लगा के उस पर वार करता है और वैसा ट्रीटमेंट करता है, वही तरीके से चोरी करता है। तब नेक्स्ट टाइम फिर अमेंडमेंट करके इसमें रूल और रेगुलेशंस फिर लाए जाते हैं बेटा, बात समझ आएगा। तो ये कुछ न कुछ इसके वीक है, क्योंकि हर आदमी 100% श्योर नहीं कहा जा सकता, ये मैन मेड ही होता है, दैट इज क्लियर। तो ये तरीके से हमारे बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। आज हमारा ये भी चैप्टर खत्म हो गया बेटा। तो बेटा बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक बेटा, मैं चलता हूँ बेटा, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक बेटा, बाय बाय।